असलम हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 22 जून है, साल का सबसे तवील तरीन दिन, जिसका पाकिस्तान में इख्तिताम हो चुका है। इस वक्त टोरंटो कनाडा में जो है दोपहर के 2 बजे। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के थाना सिटीलाइट टाउन के कत्ल की FIR 50/2024 पर, जिसमें इस वक्त एक नया मोड़ आ गया है। एक सिटिंग DIG पर जो है कत्ल के इस केस से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद करने की सूरत में ये है मामला क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के एक सूबाई वजीर अली हसन सरदारी के माबैन बढ़ते हुए ताल्लुकात पर, कि इन बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह क्या है और इन ताल्लुकात का क्या ताल्लुक बनता है सिंध के वजीर आला की तब्दीली से। 24 जून को क्या होने जा रहा है, इस मुलाकात का हमें इस मुलाकात से क्या मालूम होता है कि 24 जून को या उसके बाद बजट के बाद क्या होने जा रहा है सिंध हुकूमत में, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में कराची के एक DSP की तब्दीली पर बात करेंगे, उनकी नई पोस्टिंग को लेके, कि ये नई पोस्टिंग जो है हमें क्या इशारे दे रही है, कि क्या कराची में स्मगलिंग की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए या कि उसके ख़ात्मे के लिए ये पोस्टिंग, इस पर जो है वो बहुत कुछ इस वक्त हमें समझा रही है। मामला क्या है, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के थाना सिटीलाइट टाउन के FIR 50/2024, इसमें इस वक्त एक नया मोड़ आ गया है। खुद एक सिटिंग DIG सखर पीर मोहम्मद शाह पर संगीन इल्ज़ामात आयद करने की शक्ल में। ये इल्ज़ामात न तो मैं लगा रहा हूँ, न ही हमारा नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला की जानिब से लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात जो है खुद मकतूल एजाज शाह के करीबी दोस्त और तामीर सिंध अखबार के नुमाइंदे नादिर अली ब्रोही लगवा रहे हैं, कि जिनका पहले मैंने एक वीडियो बयान अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। उस वीडियो बयान में जो है उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए थे और कुछ नए इंकशाफात जो है वो एजाज शाह के कत्ल के हवाले से किए थे। उन्होंने जो है अपने उस वीडियो बयान में कत्ल के इल्ज़ामात जो है खुद उनकी अहलिया बेवा खातून ASI मुबीना सम्मू और उनके मददगारों पर आयद किए थे। उस वीडियो बयान के बाद उन्हें जो है जान से मारने की और संगीन किस्म की धमकियां भी दी गई, जिसका इंकशाफ वो खुद कर रहे हैं। पहले नाज़रीन आप सुने अब उनका ये वीडियो बयान। नादिर अली ब्रोही किस किस्म के इंकशाफात अपने इस वीडियो बयान में इस वक्त हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर अली ब्रोही, मेरा ताल्लुक समारोह से है। मैं तमीर सिंध का रिपोर्टर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सैयद एजाज शाह कत्ल केस के हवाले से एक वीडियो बयान दिया था। वो वीडियो बयान हनीफ दवामी साहब ने अपने चैनल पे शो पे चलाया था, और जैसे ही वो वीडियो बयान शो पे चला, सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद से मुबीना समो और उसकी बेटी लारेब समो और उसके बेटे मुझे सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहे हैं और गालम गलोच, गलीज तरीन गालम गलोच कर रहे हैं। मैं वाजे कर दूं इनके, मैं गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और जराए से मालूम हुआ है DIG सखर पीर मोहम्मद शाह इनको एजाज शाह कत्ल केस में सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं हनीफ दवामी के तवस्सल से ये अपील गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध को, कि इन पीर मोहम्मद शाह का और मुबीना समो की बेटी है जो लारेब समो, जो पुलिस एहलकार है, कराची में ड्यूटी करती है, उसका CDR निकलवाया जाए। उसके CDR में हर चीज वाजे हो जाएगी, वाजे हो जाएगा CDR निकलने के बाद कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अगर इस बीच में मुझे कुछ होता है या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार DIG पीर मोहम्मद शाह, मुबीना समो
اور اس کی بیٹی لارے جو پولیس اہلکار ہے وہ اس چیز میں ذمہ وار ہوں گے۔ سید اعجاز شاہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور ہمارے سامارو پریس کلب کے سینئر صحافی تھے، اخبارات میں لکھتے تھے۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، آپ ہمیں سچ بولنے اور سچ لکھنے سے نہیں روک سکتے، یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنے صحافی دوست کے لیے لکھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا آئی جی سندھ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی ہیں جو سکھر کے، ان کا اور مبینہ سمو اور ان کے بیٹی کا جو سی ڈی آر ہے وہ نکالی جائے، اس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے نادر علی بروئی تعمیر سندھ اخبار کے نمائندے، جنہوں نے جو ہے وہ ایک اس قتل کیس میں جو ہے وہ ایک نئی موڑ میں جو ہے اس قتل کیس کو داخل کر دیا ہے، یعنی کہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی پر اتنے سنگین الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں۔ اب یقیناً جو ہے جس ڈی آئی جی پر یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں ان پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ تعمیر سندھ اخبار کے جو نمائندے ہیں نادر علی بروئی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا حقائق پر مبنی ہیں، وہ سچ ہے یا کہ وہ جھوٹ کا بلندہ ہے، محض ڈی آئی جی کو بدنام کرنے کے لیے، یا پھر اس خاتون ایس آئی مبینہ سمو پر کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان پر اور ان کے مددگاروں پہ اس قسم کے سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اب تک قتل کے اس کیس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ڈی آئی جی میرپور خاص جاوید جسکانی کی جانب سے ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے ایک بورڈ تو بنوایا گیا تھا، لیکن اس بورڈ نے بھی کوئی خاص اس میں کوئی ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کیے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جو ایڈوکیٹ کا مرڈر ہوا تھا اعجاز شاہ کا، اس کا مرڈر کس نے کیا، مرڈر ہوا بھی کہ نہیں ہوا، کیونکہ میڈیکل رپورٹ ابھی تک، کیمیکل رپورٹ اور کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے۔ یہ تو معلوم ہوا کہ برہنہ حالت میں ان کی بے لباس لاش تو ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ گولیاں کوئی میڈیسن ملی تھی۔ آیا یہ انہوں نے کوئی خودکشی کی ہے یا واقعی اسے کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کی وجوہات کا بھی سامنے آنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہمارے نمائندے نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمیشہ یہ بات تو پرانے تفتیشی افسران یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کیس کو خراب کرنا ہوتا ہے، جب کسی کیس سے اپنے مطلوبہ نتائج برآمد کرنا ہوتے ہیں تو اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور ایف آئی آر کو ڈیزائن کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ یعنی جو ایف آئی آر کے تقاضے ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اطلاعی رپورٹ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقوع کے چند گھنٹوں کے اندر اس کا مرتب ہونا، اس کا ریکارڈ پہ آنا ضروری ہوتا ہے، یہی ایف آئی آر کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایف آئی آر جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بجائے چند دنوں میں جو ہے مرتب ہونا شروع ہے تو یہ اس بات کا جو ہے وہ یہ ایک سمبل ہوتا ہے، یہ ایک اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ڈیزائن کی گئی اور ایف آئی آر کو ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا سازش کی گئی یا پلان بنایا گیا۔ تو یہ ایف آئی آر بھی جو ہے غیر معمولی تاخیر سے درج کی گئی تھی 50/2024۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایف آئی آر کو ڈیزائن کرنے والوں نے جو ہے وہ مقتول کی اہلیہ جو کہ مدعیہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اسے دانستہ مدعیہ نہیں بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں جو ہے وہ انہیں ملزمہ بنانا تھا۔ لہٰذا اس قتل کی واردات کو کرنے والوں نے جو ہے اس طریقے سے کیش کروانے کی کوشش کی۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا، جو کہ وہاں میرپور خاص پولیس کے جو افسران ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہی ظاہر کر رہے ہیں اس ایف آئی آر کی غیر معمولی تاخیر کرنے کی شکل میں۔ اب پہلے پروگرام میں ناظرین جو میں نے کلپ چلائی تھی خود مبینہ سمو کی، پہلے آپ یہ تھوڑا سا کلپ سنیں کہ وہ اس کیس سے متعلق ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبینہ ہے، ایس آئی مبینہ سمو، اور میں میرپور خاص میں ہی ہوں، تعینات پی ایس سیٹلائٹ 1 پر۔
اور 21 مارچ جو تھا اس پہ مجھ پر PS 28 ٹون پر ہی مجھ پہ جھوٹی FIR درج ہوئی، جو کہ میرا جو شوہر تھا سید اعجاز حسین شاہ بخاری اس کے معاملے میں، اور میرے سسر غلام نبی شاہ نے کروائی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ ہی میرے ہی اپنے آفیسروں نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ میں خود وہاں فریاد لے کر گئی ہوں اور کہا ہے کہ جی میرا شوہر فون اٹینڈ نہیں کر رہا، کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ ہم رات کو راضی خوشی کراچی سے آئے ہیں، 11:30 بجے انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا ہے، اور وہ ریونیو کالونی جو ہے اس کے کوارٹر میں رہتے تھے اکیلے۔ تو جب میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں SHO غازی راجڑ کو، تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو میں نے کہا چلو ان کے پیرنٹس کو میں نے بھی کال کی، آپ بھی کال کریں، مگر اس پہ بھی انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ تو میں کافی دیر وہاں تھانے پر بیٹھی رہی اور انتظار کرتی رہی شاید ان کے رشتہ دار آ جائیں۔ جب ان کے رشتہ دار آئے اور تھانے میں کافی چہل پہل مچ گئی اور اتنی ایمرجنسی ہو گئی کہ پتہ چلا کہ ریونیو کالونی سے کوارٹر سے اعجاز شاہ کا لاش ملا ہے، تو مجھے خود اس کے بعد مجھے خود کچھ ہوش نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اور لاش بھی جو ہے مجھے پولیس آفیسروں نے بتایا، مووی بھی دکھائی کہ جو وہ بغیر کپڑوں کے اور بہت بری حالت میں ملی تھی، جس سے میں بہت پریشان ہوئی، ڈسٹرب ہوئی۔ اچانک تھانے کا گیٹ بند کر دیا گیا اور مجھے جو ہے ایک کمرے میں جا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے فون کر کے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی، بچوں کو اطلاع دی کہ آؤ، کیونکہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں جو تینوں جاب کرتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور بچیاں جو ہے فون سن کر وہاں سے بھاگی ہیں، ادھر تھانے کی طرف آئی ہیں۔ اور کچھ ہی ٹائم 22 مارچ کو تھانے پہ FIR درج کی گئی، میں وہیں موجود تھی، اور 23 مارچ کو میری گرفتاری شو کی گئی۔ حالانکہ میں پہلے دن سے 21 مارچ رات 8 بجے سے وہاں پر ہی تھی، اور انہوں نے مجھے زبردستی وہاں تھانے پہ روکا ہوا تھا، جس کی بچوں نے SHO غازی راجڑ سے پوچھا کہ امی پر کوئی FIR نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، تو آپ نے امی کو اس طرح کیوں رکھا ہے؟ تو غازی راجڑ نے یہ کہا کہ جی یہ تو ڈیوٹی پر ہے، میں ان کو ڈیوٹی شو کروا رہا ہوں۔ تو حالانکہ کوئی میری وہاں پر ڈیوٹی شو نہیں کروا رہے تھے، مجھے ایک بند کمرے میں رکھا گیا تھا، اور سیاسی پریشر کی وجہ سے تھانے میں رکھا گیا، اور تھانے والوں نے بھی مجھ سے بہت برا سلوک کیا، اور غازی راجڑ نے بھی کیا۔ جب بچوں نے ان سے کوشچن کیا کہ ہماری امی پر کوئی FIR یا کوئی گرفتاری نہیں ہے، تو انہوں نے غازی راجڑ نے الٹا میرے بچوں کو کہا جو کرنا ہے کر لو، اور جس کو بولنا ہے جا کر بول دو، اور تمہاری امی پر FIR ہو چکی ہے۔ چلو بچیوں نے SP میرپور خاص چودھری اسد کو کال کی، تو چودھری اسد نے یہ کہا کہ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ مبینہ پر کوئی FIR ہے یا وہ کہاں پر ہے۔ چودھری اسد نے کلیئر لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے میرا ریمانڈ لیا، ریمانڈ لے کر 6 دن مجھے پھر دوبارہ تھانے پر رکھا۔ تھانے پر رکھنے کے بعد انہوں نے ایک گاڑی تھی، یعنی کہ جس گاڑی میں ہم آئے تھے، اس گاڑی میں ٹوٹل رپورٹ تھی، میڈیکل کی بھی، کپڑے تھے، ہماری فریش شاپنگ کی ہوئی تھی ساری، وہ بھی گاڑی انہوں نے جنازے کے ساتھ اسی ٹائم ان کو دے دی، جس میں ان کی سیلف اپینیا کی مشین بھی تھی، جو مشین کے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو 3-4 پرابلم تھے بیماری کے، تو وہ بیچارہ خود درپدر تھا، سارے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی، وہ بے روزگار تھا، اور باپ اس کو کوئی بھی خرچہ وغیرہ نہیں دیتا تھا، اور باپ ریٹائر تپیدار ہے غلام نبی شاہ سامارو کا، اور وہ باپ جو ہے اس کو مجھ سے اس نے نکاح کیا تھا 28 تاریخ اور 12واں مہینہ۔ جب میں تھانے میں موجود تھی تو مجھے جب اس چیز کا علم ہوا کہ اعجاز کی برہنہ حالت میں لاش ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو میں نے اسی ٹائم غازی راجڑ کو بھی کہا چیختے چلاتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے میری FIR درج کرو، وہ میرا شوہر تھا، اور اس طرح اس کنڈیشن میں اس کی لاش کس طرح اس کی لاش ملی ہے؟ مگر غازی نے میری ایک نہیں سنی، مجھ پہ FIR بھی کی گئی، اور میری دوسرے دن گرفتاری بھی دکھائی گئی، اور پھر مجھے وہاں ریمانڈ میں بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد مجھے جیل کسٹڈی بھی کیا گیا، 45 دن میں جیل میں رہ کر آئی ہوں، اور کوئی اس میں آئی وٹنس نہیں ہے، کوئی وہاں گواہ موجود نہیں ہے۔ FIR میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی میں اس کی بیوی تھی ہی نہیں، اور میں یہ تھی ناظرین مبینہ سمو، جسے اس 50/2024 یعنی اپنے ہی شوہر کو قتل کرنے کا انہیں ملزم بنایا گیا۔ 45 روز جو ہے وہ جیل میں گزار چکی تھی، اور جب کوئی پروف ان کے خلاف نہیں آیا، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا، تو عدالت کو انہیں
बहालत मजबूरी जो है कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करना पड़ा। कत्ल के केस में ज़मानत इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन जब कोई शवाहिद ही ना हो तो फिर अदालत क्या करे छोड़ने के बजाय, छोड़ने की जगह ज़ाहिर है उन्हें ज़मानत पर छोड़ दिया गया। अब मुखालिफिन जो है उसके बाद मुतहरिक हो गए और उन्होंने फिर जो है इस केस को कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ उसको मुंतकिल करते रहे। कहना है कि उन्हें जो है वो अपने ही शौहर के कत्ल के केस की मुलजिमा बनाकर इंसाफ के धज्जियाँ उड़ाई गई। ये तो उनका मौक़िफ़ है, ये उनका कहना है। अब ये पुलिस वालों का ख़ानदान है, ये एक ASI नहीं है बल्कि इनकी 3 साहबजादियाँ भी पुलिस वालियाँ हैं, तीनों के तीनों असिस्टेंट कांस्टेबल हैं। इसी तरीके से इनका एक दामाद भी पुलिस कांस्टेबल है, ज़ीशान राजपूत, जो कि अपनी सास के ख़िलाफ़ दर्ज इस मुकदमे की वजह से उन्हें भी जो है वो भी गरीबी में आ गए हैं और उन्हें भी जो है वो SP सांगड़ एजाज शेख जब उनके पास ये तफ्तीश थी तो वो उन्हें भी जो है वो खुद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मीरपुर ख़ास से उन्हें मुबैन तौर पर अगवा करके ले गए थे ज़ीशान राजपूत कांस्टेबल को। उन्हें फिर 72 घंटे अपने पास रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया था। अब इन दोनों को जो है ज़ीशान राजपूत कांस्टेबल और उनकी सास ASI मुबीना समू को जो है वो उन्होंने जो है वो 3 शोकाज नोटिस दे दिए हैं और हम दोनों को जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस किया जा रहा है। खुद मीरपुर ख़ास के SSP असद चौधरी पर गैर मामूली दबाव डालकर। अब इस सारे मामले में जो है कहते हैं खुद DIG मीरपुर ख़ास जो है जावेद जस्कानी भी एक तरीके से फरीक बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले प्रोग्रामों में ये IG गुलाम नबी मेमन की तवज्जो हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर चुका हूं कि वो इस मामले में अगर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, अगर वो चाहते हैं कि इस मामले में किसी के साथ ख़ास तौर से पुलिस के ख़ानदान के साथ जो है कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो खुद पुलिस वालों के हाथों सियासी इस्तेमाल की वजह से, तो फिर इस केस का जो है वो तकाजा ये है कि इसकी तफ्तीश किसी इंतहाई ईमानदार दयानतदार किस्म के ऑफिसर से करवाई जाए, क्योंकि मामला इसमें एक DIG का आ चुका है। यानी पीर मोहम्मद शाह पर जो है खुद नादिर अली बरोई ने बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो अब ये मामला जो है कम से कम किसी DIG लेवल या एडिशनल IG लेवल के ग्रेड 21 के किसी अफसर को जो है वो इस मामले में जो है वो इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर कोई है तो या तो आप तनवीर आलम ओडो को आप इसका इंक्वायरी अफसर बनाएं या फिर फरत अली जोनजो की खिदमात ले या किसी और ईमानदार दयानतदार एडिशनल IG इमरान याकूब मिनास के ज़रिए आप इसकी इंक्वायरी कराएं, लेकिन उसमें किसी रैंकर DSP सिराज लाशारी को ज़रूर शामिल करें ताकि वो इंतहाई बारीक बीनी से जो है वो इस मामले की तहकीकात करें। अब मैं एक बार फिर मैं कहूँगा खुद मीरपुर ख़ास अपना सखर के अब DIG जो है पीर मोहम्मद शाह पर ये वाजिब हो गया, क्योंकि उन पर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं खुद नादिर अली बरोई की जानिब से, जो कि सहाफ़ी हैं, तामीर सिंध अखबार के नुमाइंदे हैं। तो उन्हें जो है अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये जो इल्ज़ामात उन पर नुमाइंदे ने लगाए हैं, साफ़ी ने, ये बेबुनियाद है, गलत है। अगर वो खामोशी इख्तियार करेंगे तो खामोशी जो है फिर एतराफ़ जुर्म के ज़मरे में आती है। उनकी खामोशी को यही समझा जाएगा कि नादिर अली बरोई जो इल्ज़ामात उन पर आयद कर रहे हैं उन इल्ज़ामात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत है। मैं ये जो प्लेटफार्म है ये हाजिर है उन तमाम मुतासिरीन के लिए जो ये समझते हैं कि मेरी स्टोरी या मेरा जो प्रोग्राम है ये वन वे है, ये हम किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में या किसी के आलाकार बन करके जो है उनकी किरदार कुशी का बाइस बन रहे हैं। तो ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हर एक के लिए है, ये प्लेटफार्म हर मजलूम के लिए, हर एक की आवाज़ हम बुलंद करते हैं। मेरा राब्ते का नंबर जो है 4168573283 4168573283। मेरा जो ईमेल एड्रेस है hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com। DIG पीर मोहम्मद शाह अगर रब्ता करना चाहते हैं तो उनका बयान, उनका मौक़िफ़ भी मन व अन जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर ख़ातून ASI मुबीना समू या उनकी साहबजादियाँ जो पुलिस वालियाँ हैं या फिर ज़ीशान जो राजपूत कांस्टेबल है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं कि उनके साथ कोई एकतरफ़ा हमारा ये प्रोग्राम है या हम उनकी खुदा न खास्ता कोई मीडिया ट्रायल का बाइस बन रहे हैं, कोई किरदार कुशी है, तो वो भी अपना मौक़िफ़ जो है
वो मुझे भिजवा कर उससे भी हम अपने प्रोग्राम में मन व अन शामिल करेंगे। असल हमारा मकसद है हक़ाइक़ को सामने लाना है, क्योंकि एक इंसानी जान का इसमें मामला है। एक इंसान जो है जो कि एडवोकेट भी रहा है, ख़ुद ये एजाज शाह, और दूसरे जो है ये ख़ुद अली नवाज शाह जो है ये उनके जो है ये PSO रह चुके हैं। मकतूल सैयद एजाज शाह एडवोकेट, जिनका कत्ल किया गया है 21 मार्च को सिटी लाइट टाउन मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, और इसकी FIR 50/2024 उनकी अहलिया बेवा मुबीना सम्मू के खिलाफ दर्ज की गई है। और मुकदमा अभी तफ्तीश जो है वो जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है, आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन शिकवा जवाब शिकवा और दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात की बारिश जो है वो बदस्तूर जारी है। अब चलते हैं प्रोग्राम को, जो हमारा दूसरा हिस्सा है वो है नाज़रीन। पहले ये तस्वीर आप लोग देखें, बड़ी तस्वीर चौंका देने वाली है, गरचे ये सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी दास्तान, एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा फसाना, एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो मुज़मिर है। एक वफाकी वज़ीर है मोहसिन नकवी, दूसरी तरफ एक ऐसा सूबाई वज़ीर जो कि नौज़ायदा है, सियासत में नया है, बाकी मामलात में पुराना है, सियासत में नया है। ये हैं जनाब अली हसन जरदारी। ये अलग बात है कि सिंध के सूबाई वज़ीर आला के लिए इस वक्त ये सुहाने रूह बने हुए हैं, इन्हीं के लिए वो कभी याजूज और माजूज के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो है मोहसिन नकवी से बढ़ते हुए ताल्लुकात इतने बढ़ गए हैं कि बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के ये हमें नज़र आ रहे हैं बंस रोड के एक होटल में ये कबाब खाते हुए, रेशमी धागे वाले कबाब ये खा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी कुर्बत का कि कितने ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो सकते हैं। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी है, यानी इनके ताल्लुकात की नोयत का आप अंदाज़ा लगाएं कैसे कैसे जोड़ मिल जाते हैं आपस में। अब ये ताल्लुकात, ये तस्वीर इस वक्त वायरल जो हुई है, ये थी कि मुलाकात इनकी पहले भी मुलाकात होती रही होगी, पहले भी चाय पीते रहे होंगे, बांकड़ा होटल में भी जाते रहे होंगे, पान भी इकट्ठे खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। लेकिन इस मौके पर ये 24 जून से पहले ये तस्वीर को वायरल करने का मकसद क्या है? क्या 24 जून के बाद जो कुछ होने जा रहा है उसको इस तस्वीर की शक्ल में उसको रिफ्लेक्ट करना था कि क्या होने जा रहा है? क्या सिंध की जो हुकूमत है वो जो तब्दील होने जा रही है, सूबाई वज़ीर आला, ये उस पर एक मोहर सबत कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अली हसन जरदारी है ये दूसरे कैंप से ताल्लुक़ रखता है, जो मौजूदा सूबाई वज़ीर आला है उनके कैंप से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उस कैंप से है जो कैंप जो है वो अब नई हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। तो ये तस्वीर जो है वो हमें बहुत कुछ इशारे दे रही है। गुरु जी का ये कहना है कि तस्वीर का मतलब ये है कि 24 जून के बाद जो है सब कुछ उलट पलट होने जा रहा है। 24 जून को अभी सिर्फ 24 घंटे ही रह गए हैं। 24 जून को पीर वाले दिन जो है दमादम मस्त कलंदर होगा। एक मीटिंग है, एक दरबार है, दरबार में जो है सिर्फ बॉडी लैंग्वेज जो होगी ना, बॉडी लैंग्वेज को उस वक्त देखने की ज़रूरत होगी। अगर वीडियो की शक्ल में आती है या तस्वीर की शक्ल में आती है तो आपने सिर्फ 2 चेहरों को जो है, 3 चेहरों को आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। 3 चेहरे, एक तो इज़्ज़त माब ज़िल्ले सुबहानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के चेहरे को, दूसरा सिंध के तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले सैयद मुराद अली शाह के चेहरे को, और आखिर में जो है IG गुलाम नबी मेमन के चेहरे को। अगर आप देखो किसके चेहरे पर 12 बज रहे हैं तो समझ जाओ कि मामला हाथ से निकल गया है। लेकिन ये सियासतदान है, मुनाफिकतों में डूबे हुए हैं, ये मार खा के भी जो है इनके चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट ज़रूर होती है ताकि गलत मैसेज जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, लेकिन जो ताड़ते हैं गुरु जी जैसे लोग, मुझ जैसे लोग या दूसरे, वो समझ जाते हैं कि ये हंस ज़रूर है लेकिन अंदर से इनका रोता हुआ चेहरा भी जो है वो देख लेते हैं। दोबारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो उस वक्त उस दिन मैटर करेगी। तो बॉडी लैंग्वेज से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि इस मीटिंग के अंदर बंद कमरों में क्या हुआ। मेरी कोशिश होगी कि मेरा गुरु जी जो है वो बंद कमरे की जो है वो
हमें पूरी रिपोर्ट दे, और पूरी रिपोर्ट में कोशिश करूँगा कि उस दिन 24 जून को या 25 जून को जो है उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ इस वक्त कह रही है मुस्तकबिल के हवाले से। अब प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा था वो है नाज़रीन DSP चौधरी शाहिद की पोस्टिंग के हवाले से। सईदाबाद का उन्हें DSP लगा दिया गया है। पहले ही मोचको के SHO रह चुके हैं, रच कर 3-4 साल रहे। खुद SDIG जो है असद रज़ा की ज़ाती मेहरबानी की वजह से। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो पोस्टिंग है ये भी असद रज़ा ने करवाई है, क्योंकि ये जो 3-4 ये जो थाने हैं जो स्मगलिंग के रूट के थाने हैं, यानी यूँ समझो कि ये एक विंडो है बलूचिस्तान और सिंध का। ये विंडो खोलने वाले कौन हैं? ये विंडो खोलने वाले जो हैं ये ख़ास जगह से ताल्लुक़ रखने वाले SHO हैं। पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि एक ही रात में 3 थानों के SHO को तब्दील कर दिया गया था। रात 3 बजे जो है कान से पकड़ कर जो है वो कैप्टन फैज़ान को उठाकर उनसे साइन कराए थे कि यहाँ इनको SHO लगा दो। जिन लोगों ने लगाए थे सबको पता है। अब या तो उन्हीं लोगों ने जो है वो इनकी पोस्टिंग की है, किसकी, चौधरी शाहिद की यहाँ पर, या फिर ख़ुद DIG असद रज़ा ने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी पोस्टिंग का मकसद क्या है? मकसद स्मगलिंग की रोकथाम है या कि स्मगलिंग को मुनज़्ज़म तरीके से जो है उसे फ़रोग़ देना है? अब हमराज राई का तो ये कहना है कि जो पहले 3 SHO लगाए गए थे रात के अंधेरे में, उन्होंने कौन से जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, कौन सा उन्होंने जो है वो स्मगलिंग को रोकने में अपना किरदार अदा किया, कौन सा कराची में जो है गुटखा मावा जो है वो बिकना बंद हो चुका है। गुटखा मावा तो इतना ज़्यादा इस वक्त कराची में बिक रहा है कि ख़ुद काबिल एहतराम जो है अपने सिटी के जो SSP है, उन्हें रिसाला के इलाके में जो है वो 3 कटर फैक्ट्रियां जो है उन्हें खुलवानी पड़ी, जो कि SHO जो है वहाँ के SHO रिसाला ने जो है बंद की थी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। लेकिन SSP ने उन तीनों कटर फैक्ट्रियों को खुलवा दिया। कटर क्या होता है? ये छालिया को काटने वाले, यानी परमिशन 1 की लीगली और उन्होंने 3 खोल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि छालिया कहीं से आ रहा है ना, छालिया इन्हीं रास्ते से आ रहा है जहाँ पर अब आपने DSP चौधरी शाहिद की वहाँ पर पोस्टिंग कर दी है। तो मकसद ये हुआ कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नहीं की गई है, बल्कि स्मगलिंग को एक तरीके से फ़रोग़ देने के लिए ये सब कुछ किया गया। अगर मैं ये कहूँ कि अब केमाड़ी टाउन जो है वो DIG साउथ के लिए भी बेकार हो गया है, इसी तरीके से ख़ुद SSP केमाड़ी के लिए भी उनका अपना टाउन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बेगाना बनता चला जा रहा है, माल ना कमाने की शक्ल में। क्योंकि माल अब उनके हाथ नहीं लग रहा है, माल अब कहीं और बराह रास्त जो है वो इस वक्त जा रहा है इन पोस्टिंगों की शक्ल में। जो पोस्टिंग है अब खुद ना DIG के हाथ में है, ना IG के हाथ में है, ना एडिशनल IG के हाथ में, न ही बदकिस्मती से SSP केमाड़ी फैज़ान के हाथ में है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।